के साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने एक बार फिर से समाज में बांटने और उसके दुष्परिणामों को लेकर चेताया है। योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया और इसी दौरान उन्होंने प्रयागराज में पहुंचने पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। इसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव में भी शिरकत की, जहां पर हजारों संतों की मौजूदगी में उन्होंने देश की एकता सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। साधु संतों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का जिक्र यहां किया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि संप्रदाय जाति के नाम पर विभाजन हमारे लिए भी सर्वनाश का भी यहां पर कारण बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर हम जाति मत संप्रदाय के आधार पर बटेंगे तो देश का हाल भी पड़ोसी देश जैसा यानी कि बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने हमें जातियों से ऊपर उठकर एक होने का मार्ग दिखाया था, वही मार्ग आज हमारी रक्षा का आधार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि जाति और संप्रदाय में बटे तो भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो सकता है। यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद सियासत गरमा चुकी है। तमाम बयान सामने, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एचडी भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रत्नेश जी आप ही के साथ में, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने इस तरीके से बयान दिया था। अब वो कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं वहां पर घट रही हैं, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो कैंडल मार्च ना ही कोई बयान। किस ओर इशारा उनका? देखिए पंकज जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पंकज जी, ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिदृश्य देखा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर और हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों को लेकर, और एक दृश्य हमने और देखा था कि फिलिस्तीन पर जब इजराइल ने हमला किया था तो हमास जो एक आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर जब हमला किया गया तो बहुत सारे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, तो ना तो कोई विपक्ष का नेता कैंडल मार्च निकालता है, ना उसके मुंह से एक शब्द निकलते हैं। आज जो भारत का जो हिंदू जनमानस है वो सोच रहा है कि अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी
लालू प्रसाद यादव जी, शिवपाल यादव जी, सोनिया गांधी जी, ये लोग कब बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या पर अपनी जुबान खोले? लेकिन भारत में कुछ इस तरीके की स्थिति क्या आपको नजर आती है क्या? क्योंकि यहाँ पर तो भाईचारे का संदेश जाता है, हर इंसान मिलजुल कर रहता है, फिर उसके बाद इस तरीके से बयान सामने आते हैं। कौन से वाला, अंगूर बाबा वाला भाईचारा या डॉक्टर रमीज वाला भाईचारा? कौन से वाले भाईचारे की बात कर रही हैं आप? क्यों कोई एक दूसरे बच्ची को बरगलाकर उसका यौन शोषण करते हुए उसका आप जबरदस्ती कुछ लोगों के आप कुछ लोग धर्मांतरण अपराधियों को लेकर आप हर किसी को मैडम, टारगेट नहीं कर सकते रत्नेश जी। नहीं अरे नहीं, क्यों नहीं हर किसी टारगेट को, कर सकते? कोई अपराधी चलिए होता चलिए है, उस अपराधी के आधार पर आप सबको मैडम, टारगेट नहीं कर सकते। मैडम 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 हाँ, सबको टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन टारगेट तब करेंगे जब उन अपराधियों की भर्त्सना करने वाला कोई अच्छा मुसलमान बाहर निकल कर नहीं आता। भर्त्सना हम तब करेंगे जब उन बुरे मुसलमानों का विरोध करने वाला कोई अच्छा मुसलमान बाहर निकल कर नहीं आता। विरोध तब उत्पन्न होता है जब उस बुरे मुसलमान के जनाजे में लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बुरा तब होता है जब उस बुरे मुसलमान और आतंकवादी और जिहादी प्रवृत्ति के जनाजे की लोग फातिया पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं, तब निकल कर आता है कि उस आतंकवादी का, उस जिहादी का धर्म क्या था। इसीलिए कहते हैं अगर आपको इतनी दिक्कत है, अरे भाई तो कितने, अभी देखिए पहन के फट गया दिल्ली में, कितने मुस्लिम मौलानाओं ने कहा कि डॉक्टर उमर की क्या कहते हैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, डॉक्टर उमर को हम अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देंगे। एक भी कोई उदाहरण आया हो तो बताइए भाई। तो नहीं कहेंगे कि मुसलमान आतंकवादी का धर्म होता है? अरे आतंकवादी का धर्म उसके मरते ही स्पष्ट रूप से दिखता है। कभी किसी आतंकवादी को आपने अंतिम संस्कार में जलाए जाते हुए देखा है क्या पंकज जी? देखा हो तो बताइए मुझे। लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अपराधी का धर्म नहीं होता। लेकिन हम सबको तो टारगेट नहीं कर सकते ना रत्नेश जी। नहीं नहीं, हम सबको टारगेट तो नहीं कर सकते ना इसको लेकर। सबको टारगेट करेंगे, सबको टारगेट करेंगे, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बनती है इसके प्रति। मैंने पूछा किसी एक मौलाना ने बाइकआउट किया क्या उसका? किसी एक अच्छे मुसलमान ने बाइकआउट किया क्या उसका? एक बुरे मुसलमान के जनाजे में 4 लाख लोग आ जाते हैं, इसका मतलब वो 4 लाख पूरे बुरे हैं, उन सबको टारगेट किया जाएगा। ये प्रोपोगेंडा, ये भाईचारा, तो फिर जो मुगालता है नहीं तो फिर आखिरकार नहीं रत्नेश जी, जब आखिरकार वोट बैंक का काम होता है तब फिर क्या आप नहीं जाते हैं उनके यहाँ पर वोट मांगने के लिए? अरे भाई किस मुसलमान नहीं आपको क्या मुस्लिम वोटर नहीं, क्या आपको मुस्लिम वोटर जो है वोट नहीं देते हैं, या आप उनके लिए योजनाएं नहीं चलाते हैं? नहीं, क्या आप उनके लिए योजनाएं नहीं चलाते हैं? ये टंकी की चोट पे हम कह रहे हैं पंकज जी, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप कि क्या मुसलमान नहीं देता वोट? मुसलमान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को फिर आप मुस्लिम एरिया में नहीं, फिर आप मुस्लिम एरिया में जाकर जनसभाएं क्यों करते हैं? हिंदुओं से वोट लेने के लिए। बहुत सारी ऐसी जगह है। नहीं ये रत्नेश जी, ये आपका गलत बयान है। अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर आप इस तरीके से बात कर नहीं, आप इस तरीके से बात करें कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते हैं, ये बयान आप अपनी तरफ से नहीं। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। कोट कर लीजिए। एक मिनट रत्नेश जी सुन लीजिए जवाब इसका। वेद प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, क्या आप भी इस चीज को मानते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं करता है, या फिर हम किसी एक या 2-4 अपराधियों के लिए पूरी कौम को ही क्या हम टारगेट कर सकते हैं? वेद प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, वेद प्रकाश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर एचडी भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एचडी भारती जी, क्या मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ आप ही को मिलता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से रत्नेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए 7 तो मुस्लिम वोटर है ही नहीं, हमें उनका वोट चाहिए भी नहीं, हम जनसभाएं करते भी नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इस बात पर कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से आतंकवाद का धर्म को उन्होंने गिनवा दिया है, अपराध को लेकर गिनवा दिया है, वो सिर्फ इसीलिए है। भारत में उनकी यही पहचान है। नहीं तो देखिए, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो भाई ये बात तो बहुत कल्प्रिट की है।
है और भारतीय जनता पार्टी में तो मुस्लिम नेता है भी जो है। उत्तर प्रदेश में नहीं भी तो वो सरकार ने उनको वो मंत्री सिर्फ बना वही रखा नजर है। आते हैं, उनको सिर्फ वही नजर आते हैं, भले ही उनकी पार्टी में हो फिर तो। लेकिन ये तो कहना, ये तो सरासर गलत है ना कि आप जब, तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। या तो जो ये माननीय जी कह रहे हैं, या जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये तो कैसे कर सकते हैं कि मुसलमान इन्हें वोट नहीं देते हैं? ये ठीक है, इनका ये अपना एजेंडा है, ये अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, लेकिन भाई हम तो नहीं मानते। और सारा का सारा वोट जो है किसी एक पार्टी को मुस्लिम देते हैं। मुस्लिम भी वो भी जो है अलग अलग पार्टियों में वोट करते हैं। ठीक है, हम समाजवादी पार्टी हमारी जो है पीडीए के नारा पर चल रही है, हम पीडीए के साथ हैं, पीडीए हमारा मजबूत है, हमारे साथ अल्पसंख्यक लोग पूरे के पूरे इंटैक्ट हैं। लेकिन अब ये कहना कि वो हमें वोट नहीं देते हैं, तो फिर ये तो समझ से परे है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र नहीं किया है। मैंने अभी तक कितनी सारी डिबेट की है, लेकिन मैंने अभी किसी के बयान इस तरीके से नहीं सुने हैं कि आखिरकार बीजेपी को मुस्लिम वोटर जो है वो वोट नहीं देते। हालांकि ये रत्नेश मिश्रा जी की तरफ से है, बिल्कुल उनका हो सकता है कि अपना ये पूरा, लेकिन ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर दूसरे जो दल हैं उनकी तरफ से बांग्लादेश में इतनी ज्यादा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हर मुद्दे पर आगे निकल कर आते हैं, लेकिन इस बार आपकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। नहीं तो देखिए, ये तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो घुटने पर आ चुकी है। ये बयान तो अमित शाह को देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, लेकिन मोदी जी देंगे नहीं, क्योंकि झारखंड के गोड्डा जिले में एक बहुत बड़ी 1600 किलोवाट की विद्युत परियोजना अडानी की चलती है, जो पूरा का पूरा विद्युत सप्लाई वो बांग्लादेश को करता है। तो अगर वो बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे ना इनके राष्ट्रीय सेठ। और दूसरा, ये तो शेख हसीना को अपने यहाँ विशेष संरक्षण दिए हुए हैं, क्यों? सरकार को बोल रहा है ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं ना है कि ये वक्तव्य देंगे। और जहां तक वक्तव्य देने की बात है, तो उत्तर प्रदेश में ये भी आप देख लीजिए, 3 दिन पहले जो है मेरठ की घटना देख लीजिए। मेरठ के सरदना थाने के जो है कपसाड़ गांव में एक अनुसूचित जाति की बेटी को दिन दहाड़े जो है मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग उठा ले गए और बीच में आई उसकी मां हत्या कर दी गई। और 3 दिन के राजनीतिक दांव पेच के बाद उसको लगातार उस अपराध हत्यारों को ये सरकार बचाते रही है। तो क्या वो हिंदू नहीं थे क्या जो है? या अक्टूबर महीने में रायबरेली में वो जो हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उस पर कितना संगठन, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, सुन लीजिए। ये लोग कितना आगे आए, किन लोगों ने आवाज उठाई। तो आप किसी की मौत के बाद आप कंपनसेशन दे करके और लेकिन सुनिए भारती जी, भारत के अंदर कुछ भी गतिविधि होती है तुरंत एकदम बयान आता है। सवाल ये है कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर कम से कम आपकी तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया, इसको लेकर सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। हालांकि वापस लौटूंगी, वेद प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से शायद उनके पास तक आवाज नहीं जा रही। रत्नेश जी, क्योंकि अभी प्रश्न ये भी उठा था, आपने तो बयान के लिए बोल दिया कि कोड इन कोड कर लीजिए, कभी भी आप मेरा बयान उठा लीजिएगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं विधानसभा के, बहुत सोच समझकर आप ये बयान के लिए जो बोल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या आपकी पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है? रत्नेश जी, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे रत्नेश जी से। मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज मिल पा रही है। अब सवाल क्या था आपका, दोबारा रिपीट कर रत्नेश जी, मेरा सवाल यही था, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी भी यही सवाल उठा रही थी कि आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम है उनका वोट हमें नहीं मिलता, लेकिन क्या मुस्लिम लीडर्स आपकी पार्टी में नहीं है? वो कौन से मुसलमान है फिर? देखिए, अब आप मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा मौका दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपके पास में मौका है, मैंने पहले भी पूरा बोलने का मौका आपको दिया। नहीं, बीच में इंटरप्शन होता रहा। नहीं होगा, आप जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, आधा घंटा में आपको ही नहीं दे सकती, दूसरे भी गेस्ट हैं। नहीं, दूसरों को भी दे दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन मेरे पॉइंट्स भी आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया पंकज जी, वो बिल्कुल सही दिया है। बांग्लादेश के मुद्दे पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो अपोजिशन में है, किसी का भी कोई बयान नहीं आया।
किसी ने भी कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला। ठीक। सबके मुंह में फेविक्विक नहीं, फेविक्विक के साथ वो जो अगर बर्गर लगता है सब लग गया, सबके मुंह पे ताला लग गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे जैसे आतंकी संगठन पर जब हमला किया जाता है एक देश के द्वारा अपनी सॉवरेनिटी को सेव करते हुए, तो ये लोग सड़कों पर चिल्लाने लगते हैं, अरे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब भी हिंदुओं की बात होती है तो ये सिलेक्टिव हो जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरठ की बात कर ली, मेरठ की बात कर ली, इधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली। केजीएमयू पे इनका मुंह नहीं खुला। केजीएमयू में जिस बच्ची का यौन शोषण करके जबरदस्ती उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया डॉक्टर रमीज के द्वारा, वो बच्ची भी पीडीए से आती है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डॉक्टर रमीज और उसके अब्बा और अब्बू अखिलेश यादव विशेष वोट बैंक हैं, अखिलेश यादव रिश्तेदार हैं, मुलायम सिंह यादव बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, इसीलिए नहीं बोलते उनके खिलाफ। डॉक्टर रमीज पे इनके मुंह पे वो फेविक्विक लग गया, कोई टिप्पणी नहीं। यही लखनऊ में अखिलेश यादव बैठे हैं, डिंपल यादव बैठी है, और समाजवादी पार्टी कार्यालय से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे कांड हुआ, लेकिन रमीज पे इनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। तौबा 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 बोल देंगे तो वोट कट जाएगा। तौबा 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 ठीक है, भारती जी तौबा तौबा। रत्नेश जी मैं जवाब ले लेती हूँ। अब सुन लीजिए पंकज जी, कहीं पार्टी निकाल ना दिए जाए। अब दूसरा बात सुन लीजिए, दूसरा, और भाई हमारा स्टैंड क्लियर है। हाँ। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट को अगर मुस्लिम बाहुल सीट पर जीत मिली हो तो बताइए। इसीलिए हम मुसलमानों को जो हमारी पार्टी में है उनको हम एमएलसी और राज्यसभा भेजते हैं, क्योंकि पता है मुसलमान हमारे मुसलमान कैंडिडेट को भी वोट नहीं करेगा। यानी कि बीजेपी में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, नहीं वही रत्नेश जी, बीजेपी में जो रत्नेश जी, नहीं मेरी डिबेट में आप हैं, मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि आपके क्या बीजेपी के नाम पर ही वोट मुस्लिम देता है? क्या बीजेपी के नाम पर मुस्लिम वोट देता है? रत्नेश जी सुन लीजिए, मैं पूरा आधा घंटा आपको नहीं दूंगी, मैं पूरा आधा घंटा आपको नहीं दूंगी। नहीं, बयान से पीछे नहीं भागिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, यानी कि बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं, वो अपने कैंडिडेट को नहीं देखते कि मुस्लिम समुदाय का या दूसरे समुदाय का है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। इसका मतलब वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, इसका मतलब वो मुस्लिम नहीं है। आप पंकज जी, आप इसको लिख के ले लीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने पहले भी बयान दिया इस पे कि मुसलमान कैंडिडेट, हमारे मुसलमान कैंडिडेट को मुसलमान नहीं देगा वोट। और कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने। रत्नेश जी, तो फिर जो बीजेपी की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर सबका साथ सबका विकास हिंदुओं के लिए है सिर्फ? वो जो योजनाएं चला रहे हैं, जो 3 तलाक को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, या फिर वो दूसरे जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, फिर तो बेकार है। वो जो वो मुसलमानों के लिए फैसले ले रहे हैं, उन्हें भी दरकिनार कर दे कि नहीं, ये कौम हमारे वोट बैंक नहीं है। रत्नेश जी, ये बहुत गलत मत करिएगा। क्या कौन सी ऐसी योजना है जो केवल मुसलमानों के लिए डेडिकेटेड है? बताइए जरा उसे। लेकिन लाभ तो सब चीज का वो ले रहे हैं ना। नहीं, लाभ तो वो ले रहे हैं रत्नेश जी, लाभ वो ले रहे हैं। मैं ये अब बात नहीं पंकज जी, मैं ये इधर उधर की बात नहीं सुनूंगा। नहीं, मैं भी इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ रत्नेश जी। जो केवल मुसलमानों के लिए डेडिकेटेड है, तो कौन सी ऐसी योजना जो डेडिकेटेड सिर्फ हिंदुओं के लिए है? भाई मैंने कहा ना कि योजनाएं सबके लिए हैं। फिर आप क्यों ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे? मैडम आप जब आप सुनेंगे नहीं, आप मुझे 2 सेकंड में नहीं बोलने दे रही हैं। आप ही कर लीजिए डिबेट फिर पूरी। बोलिए आप इंटरप्ट मत करिएगा। मैंने आपसे एक चीज पूछा, कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की या राज्य की सरकारों ने चलाई हो। ये बता दीजिए फिर, आप मुझे ये बता दीजिए फिर सबका साथ सबका विकास क्या है? मैं जाती हूँ, मैं नहीं, मैं पूरा आधा घंटा आपको नहीं दे सकती। सबका साथ सबका विकास क्या है मुझे ये बता दीजिए। सबका साथ सबका विकास क्या, मुझे सिर्फ इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। मैं टाइमर लगा लेता हूं, मुझे 40 सेकंड बिना इंटरप्शन दीजिएगा। ठीक है, 40 मिनट के हुए, लेकिन मुझे इस पर जवाब दीजिए, सबका साथ सबका विकास क्या है? 40 सेकंड। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि कोई ऐसी योजना का नाम बता दीजिए जो डेडिकेटेड हो केवल मुस्लिमों। सरकार के स्वरूप पे हम सभी के लिए योजनाएं बनाते वक्त हमारी नीति में नहीं होता कि ये मुस्लिम के लिए होगी, ये सिख के लिए होगी, ये जैन के लिए होगी, ये बौद्ध की, ये हिंदू के लिए होगी। सरकार में संवैधानिक तौर तरीके से जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई भी भेदभाव हमारे द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन आज अब पॉलिटिकल पार्टी जब मुस्लिम्स हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं
मुस्लिम्स हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मुस्लिम हमारी नीतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमारे लिए सवाल उठाया जाना जायज बनता है। और हम कहते हैं कि मुसलमानों को हम प्रतिनिधित्व देते हैं। पंकज जी, हमने तो जफर इस्लाम जी को राज्यसभा भेजा, मुस्लिम है, हमने शाहनवाज जी को एमएलसी बनाया और मुख्तार अब्बास नकवी जी को राज्यसभा सदस्य बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, किरण रिजिजू जी को हमने अभी मंत्री बनाया है, लोकसभा से हमारे सांसद है। भारत में अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता, उसमें सिख भी आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, यहूदी भी आता है, पारसी भी आता है। मेरे 40 सेकंड पूरे नहीं हुए, मेरे 40 सेकंड पूरे नहीं हुए पंकज जी, 40 सेकंड पूरे नहीं। आधा घंटा में आपको नहीं दे सकती मैडम, आप नहीं, आधा घंटा में आपको नहीं दे सकती। दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं आपके साथ ही, मैं आपके साथ ही पूरी डिबेट करने के लिए नहीं आई हूँ। भारती जी, इस पर क्या आपका कहना है? भारती जी, आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही नेता केवल घृणा और नफरत का काम कर रहे हैं देश में फैलाने के लिए, और दोष दूसरे जाति धर्म के लोगों को दे रहे हैं। जैसे लग रहा है कि इनका एक कॉपीराइट है, मतलब संविधान से ये ऊपर हो गए हैं। जब सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं तो वो किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए अलग अलग नहीं चलती हैं, सबके लिए होती है। तो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो सपना है, जो एजेंडा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये महोदय उससे सहमत नहीं है। ये केवल जाति धर्म और घृणा के नाम पर इस तरह का ये बीजारोपण किया जा रहा है। ये सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, और इधर देखिए कि इन लोगों के नजर में 2014 के बाद ही सनातन खतरे में आया, और ये लोग इसका केवल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी ये चल रहा है, जो भी नैरेटिव तैयार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके लोग कर रहे हैं। अब लोकतांत्रिक देश में आप मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, कितना हास्यास्पद है कि बांग्लादेश जैसे ही स्थिति होगी। अरे भाई, ये इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरत ये है कि लोकतांत्रिक प्रणाली हमारी इतनी मजबूत है। हमारा जो देश का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारतीय संविधान, इस वजह से हम सभी जो है लोकतंत्र में सभी बंधे हुए हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती के आधार पर ही देश ये अभी भी मजबूत बना हुआ है। भारती जी, अभी हालात जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, इसको उस तरफ से भी जोड़कर बीजेपी की तरफ से कई बयान इसको लेकर भी आए हैं कि आखिरकार इसको इस वजह से भी जोड़कर जा रहा है कि अगर हालातों को अभी हमने नहीं परखा तो हो सकता है आने वाले समय में हालात खराब हो सकते हैं। हमने ये ऐसे भी देखे, जब अभी हाल ही में दिल्ली में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है प्रशासन पर, उसको लेकर, हालांकि मैं दिल्ली पर नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, लेकिन इसको लेकर भी अब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति को लेकर आप कहेंगे, एक ही समाज को लेकर अगर आप कहेंगे कि उसी का वोट बैंक मिलता है, उसी का वोट बैंक के काम पर आगे हमारी पार्टी जीत रही है, तो शायद ये बिल्कुल एक उस बयान की तरह है कि आखिरकार आप वोट भी ले रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरीके से टारगेट भी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में अगर स्थिति इस तरीके की रहती है तो हो सकता है कि बांग्लादेश जैसे हालात यहां ना हो, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। हालांकि सनातन धर्म को लेकर कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरीके के बयान भी दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आखिर ये जो बयान है क्या राजनीतिक रंग लेकर आता है, इसको लेकर क्या कुछ बयान अब सामने आते हैं। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।